नए राज्यों के गठन की मांग। पहला, हम क्या इसमें जानेंगे? राज्यों का पुनर्गठन संवैधानिक व्यवस्था। राज्यों की मांग तथा कारण, यानी नए राज्यों की मांग होता है तो उसका कारण क्या होता है? छोटे राज्यों के पक्ष में तर्क, बड़े राज्यों के पक्ष में और विश्लेषण सुझाव क्या है? राज्यों के पुनर्गठन की संवैधानिक व्यवस्था है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ कहा गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने राज्यों को संविधान सभा में व्याख्या करते हुए कहा है कि भारतीय संघीय व्यवस्था राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है और न ही किसी राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार है। संभवतः इसी दृष्टिकोण के आधार पर संविधान निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद 4 में राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में प्रावधान किए हैं। अनुच्छेद 4 में संसद को राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 3 राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में 6 प्रक्रिया का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्यों को पुनर्गठन संबंध में विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही संसद में पेश किया जाता है। राष्ट्रपति इस प्रकार के प्रस्ताव को संसद में लाने की अनुमति देने से पहले संबंधित राज्य विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजता है। राज्य विधानमंडल राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर उस प्रस्ताव के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करता है। हालांकि राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के विचारों अथवा सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसके बाद संसद के दोनों सदन अलग अलग अपने साधारण से राज्य के पुनर्गठन से संबंधित विधेयक को पारित कर देती है। इसके बाद संसद दोनों सदन में अलग अलग अपने साधारण से राज्य के पुनर्गठन से संबंधित विधेयक पारित कर देती है। अनुच्छेद 4 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पुनर्गठन हेतु संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात संसद यह कार्य करने अपने साधारण बहुमत से कर सकती है। इस प्रकार राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में संसद को एक पक्षीय शक्तियां प्राप्त है, यानी इस प्रकार यदि पुनर्गठन करना है तो सांसद को एक पक्षीय शक्ति प्राप्त है तथा राज्य विधानमंडलों को इस संबंध में कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। और राज्य विधानमंडल में क्या है? इस संबंध में कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। वस्तुतः देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित रखने तथा देशी रियासतों के एकीकरण से उत्पन्न हुए अनुभवों को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में संसद केंद्र को व्यापक शक्तियां प्रदान की हैं। संविधान लागू होने के बाद राज्यों के 4 भागों में वर्गीकृत किया गया, यानी संविधान लागू हो गया तो राज्य को 4 भागों में वर्गीकृत कर दिया गया। राज्यों के वर्गीकरण के पीछे कोई ठोस आधार नहीं था, फिर भी प्रशासनिक सुविधा तथा भाषा संबंधों कारकों राज्यों के पुनर्गठन के भाषा के आधार पर थे। आगे चलकर 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत उपर्युक्त वर्गीकरण की पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। 14 राज्यों एवं 6 केंद्रशासित प्रदेशों का गठन कर दिया है। नए राज्यों की मांग तथा कारण। स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिश भारत देशी रियासत, प्रत्यक्ष अंग्रेजी शासन, राज्य प्लस केंद्र विधानसभा, राजा अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी राजा का शासन है। यानी स्वतंत्रता से पहले क्या था? ब्रिटिश भारत और देशी रियासत। ब्रिटिश भारत था तो प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी शासन था, यानी डायरेक्टली इंग्लिश मैन वहाँ राज करते थे। और अंग्रेज शासन में क्या था? राज्य था, केंद्र था, विधानसभा था। और देशी रियासत जहाँ था तो वहाँ राजा शासन करता था, और राजा शासन करता था तो अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी शासन ही वहाँ शासन करती थी, राजा का कानून होता था। ठीक है। आज़ादी से पहले ब्रिटिश भारत की प्रांतीय सीमाएं ऐतिहासिक, राजनीतिक, सैन्य और अंग्रेजों की रणनीति पर आधारित थी। आज़ादी के बाद प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्यों की सीमाओं के पुनर्गठन को जरूरत महसूस करने के लिए इसके आधार पर सहमति नहीं थी। एक प्रस्ताव भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित था। 1920 में अंग्रेजों ने इस आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की पार्टी राजनीतिक लक्ष्यों में शामिल किया गया। 1948 में डार कमीशन का गठन किया गया। डार कमीशन का गठन 1948 में किया गया। सिफारिश देने के लिए क्या भाषाई आधार पर राज्यों का गठन उपयुक्त होगा? इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया कि केवल भाषा के आधार पर राज्यों का गठन देश के राष्ट्रीय हितों के लिए उपयुक्त नहीं होगा।
स्वतंत्रता के बाद यद्यपि भारत में स्वतंत्रता पूर्व भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात गांधी जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कई अवसरों पर की थी, लेकिन आज़ादी के बाद संविधान सभा द्वारा गठित धर आयोग, जेवीपी समिति और राज्य पुनर्गठन आयोग ने केवल भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया। वस्तुतः 1948 से ही देश में नए राज्यों की मांग उठने लगी। नए राज्यों की मांग का प्रमुख आधार भाषा था, यानी नए राज्य बनाना है तो भाषा के आधार पर बनाएंगे। 1948 में नए राज्य की मांग उठने लगा। इस संबंध में केंद्र सरकार ने जून 1948 में एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया, जिसे धर आयोग ने के नाम से जाना जाता है। आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठन की सिरे से नकारते हुए कहा कि राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए, न कि भाषा के आधार पर। इस रिपोर्ट के बाद देश के विभिन्न भागों में अत्यधिक असंतोष फैल गया तथा भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग प्रबल हो गई थी। दिसंबर 1948 में एक उच्च स्तरीय समिति जेवीपी समिति का गठन किया गया, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा पट्टाभी सीतारामैया शामिल थे। यानी दिसंबर 1948 को एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया, जिसमें जेवीपी समिति गठन किया गया। दिसंबर 1948 को जेवीपी समिति का गठन किया गया, जिसमें कौन थे? एक नेहरू जी थे, पटेल साहब थे, पट्टाभी सीतारामैया थे, ये तीनों शामिल थे जेवीपी समिति से। जे से जवाहरलाल नेहरू, बी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, इन्हीं का नाम है जेवीपी समिति। ठीक है, दिसंबर 1948 में कौन समिति? जेवीपी समिति का गठन हुआ। उसमें कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। समिति ने 1949 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा कि भाषा आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को खारिज कर दिया। यानी उन्होंने भी बोला कि नहीं, भाषा के आधार पर नहीं बनना चाहिए। इसी बीच 1953 में श्री रामुलु, जो मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग करके आंध्र प्रदेश नामक राज्य के गठन की मांग कर रहे थे, भारत हड़ताल पर बैठने लगे। अब जैसे 1953 में श्री रामुलु जो थे मद्रास के तेलुगु भाषी के नेता थे, अब वो आंध्र प्रदेश से एक नए राज्य के गठन की मांग कर रहे थे, भूख हड़ताल में बैठ गए और उसी से 52वां दिन उनकी मृत्यु हो गई। इससे आंध्र प्रदेश के गठन की नाम और तीव्र हो गई, और जैसे उनका मृत्यु हुआ तो आंध्र प्रदेश का जो गठन था उसकी मांग और तीव्र हो गई। ठीक है, अब भाई कोई मर जाता है आंदोलन में तो आंदोलन थोड़ा सा प्रभावी हो ही जाता है ना। आंध्र प्रदेश के गठन का प्रभाव और फजल अली आयोग। भाषा के आधार पर पहले राज्य के गठन के होने के बाद देश के विभिन्न भागों में नए राज्यों के गठन की मांग तीव्र हो गई। इसी दरमियान आंध्र प्रदेश राज्य का भाषा के आधार पर गठन होता है। अंत केंद्र सरकार ने 1953 में 3 सदस्यीय फजल अली आयोग का गठन किया, जिसमें फजल अली के अलावा एम फनीकर तथा हृदय नाथ कुंजरू बतौर सदस्य शामिल थे। फजल अली आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा, भाषा के आधार पर भी राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि एक भाषा एक राज्य के फॉर्मूले को अपनाया जाए। भाषा के आधार पर गठन किया जा सकता है, लेकिन यह नहीं है कि एक भाषा है एक राजा हो गया, ऐसा नहीं। आयोग ने कहा कि भाषा के पुनर्गठन का एक महत्वपूर्ण आधार हो सकता है, किंतु एकमात्र आधार नहीं। यानी जो आयोग था वो कहा कि ठीक है, भाषा के आधार पर हम अलग राज्य को कर सकते हैं, लेकिन एकमात्र भाषा ही हो उससे नहीं। राज्यों का पुनर्गठन करते समय भाषा के साथ साथ प्रशासनिक, सांस्कृतिक, आर्थिक कारकों के साथ ही एकता और अखंडता जैसे पहलुओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। यानी भाषा के आधार पर उसका प्रशासनिक व्यवस्था कैसा है, उसका सांस्कृतिक व्यवस्था कैसा है, उनका आर्थिक कारण क्या है, इन सबों को ध्यान में रखते हुए तब अलग किया जाएगा। वर्तमान परिदृश्य क्या है
वर्तमान परिदृश्य 1955 के बाद से समय समय पर नए राज्यों की मांग की जाती रही, जिसे संसद में कई मामले में स्वीकार भी कर लिया। ठीक है, इसी कारण परिणाम यह है कि भारत में भौगोलिक क्षेत्र की कोई वृद्धि नहीं होने के कारण बावजूद वर्तमान में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके बावजूद भी गोरखालैंड, बुंदेलखंड, बोडोलैंड, हरित प्रदेश, विदर्भ, पूर्वांचल, कुकीलैंड, मराठालैंड, भोजपुर, फिलिस्तीन, मत्स्य प्रदेश इत्यादि जैसे नई राज्यों के गठन की मांग जारी है। डार कमीशन, जेईपी कमीशन, धर कमीशन, फजल कमीशन को सही मान दिया गया। अब आते हैं नए या छोटे राज्यों के पक्ष में तर्क। काहे कि हमको पक्ष में ही बताना है, विपक्ष में भी बताना है। अब बताना वही है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, जो तुमको पसंद है यूपीएससी वही बात कहेंगे। तुम यदि दिन को कहो अगर रात को कहो, दिन को अगर रात कहो तो तुम यदि दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। यानी जो तुमको पसंद है यूपीएससी वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। अच्छा है। डार कमीशन 1948, धर आयोग कमीशन 1948, जेईपी कमीशन 1948। राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं है। ये लोग बोला कि नहीं ऐसे नहीं होगा। अब फजल अली आयोग क्या बोला 1953 में कि भाषा के आधार पर, परंतु एक राज्य भाषा एक फार्मूला नहीं। प्रशासनिक आधार होना चाहिए, सांस्कृतिक आधार होना चाहिए, आर्थिक आधार होना चाहिए, तब इनको अलग किया जा सकता है। नए और छोटे राज्यों के पक्ष में तर्क क्या है, तो इनके पक्ष में तर्क ये है कि छोटे अथवा नए राज्यों के गठन के पीछे सबसे अधिक ठोस आधार प्रशासनिक सुविधा का दिया जाता है। जनता एवं प्रशासन के मध्य अधिक निकटता होगी, जिससे नीतियों का लागू करने में सरलता होगी। इसके अलावा अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र के लिए नीति का निर्धारण करना तथा लागू नीतियों की समीक्षा करना भी आसान होता है। छोटे राज्य में अपेक्षाकृत विकास अधिक तीव्र गति से किया जा सकता है। इससे प्रशासनिक मशीनरी पर कम दाब पड़ता है तथा अंतिम व्यक्ति तथा नीतियों के लाभ को पहुंचाना सुगम हो जाता है। वही अपेक्षाकृत बड़े राज्यों में भौगोलिक क्षेत्र अधिक होने के कारण प्रशासनिक एकरूपता तथा समन्वय में जटिलता उत्पन्न होती है। सामान्य व्यक्ति तथा प्रशासन के मध्य की दूरी बनी रहती है। छोटे राज्य का गठन प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि के साथ साथ आधुनिक गति की तीव्रता लाने के पिछड़े क्षेत्रों में लोगों की राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने तथा राज्यों को स्थानीय वास्तविकताओं के आधार पर अलग नीति बनाने में सहायता करता है। एक राज्य के भीतर उपेक्षीय असंतुलन तथा पिछड़ेपन भी नए राज्यों की मांग को केंद्रित करने वाले कारक हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र के विदर्भ राज्य के गठन की मांग का मुख्य आधार आर्थिक असंतुलन तथा क्षेत्रीय पिछड़ापन होना। छोटे राज्य का गठन अल्पसंख्यकों के माध्यम से पहचान की संकट की समस्या समाधान करना है और उन्हें अपनी भाषा एवं संस्कृति को विकसित करने में सक्षम बनाना है। इसलिए मांग किया जा रहा है। छोटे राज्यों के गठन के पीछे क्या भी तर्क है कि इसमें भाषा भविष्य में नए राज्यों के गठन जैसी मांग उत्पन्न नहीं होगी। इससे केंद्र और राज्यों में मध्य संबंधों में सुधार आएगा, क्योंकि वर्तमान में कई राज्यों एवं केंद्र के बीच नए राज्यों की मांग भी तनाव का महत्वपूर्ण कारण है। छोटे राज्यों अपराध जैसी घटनाओं पर नियंत्रण करना आसान रहता है। छोटे राज्यों के गठन से कानून एवं शांति व्यवस्था की स्थापना करना अपेक्षाकृत अधिक सुगम होता है। प्रत्येक क्षेत्र में होने वाली किसी भी आपराधिक गतिविधि पर संज्ञान लिया जा सकता है। इसके अलावा छोटे राज्य में राजनीतिक व्यवस्था के प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित होती है। विशेषकर समाज में ऐसे वर्ग राजनीतिक प्रणाली में वंचित अथवा पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं किए हैं, वह भी राजनीतिक व्यवस्था में आसानी से हिस्सेदारी लेकर अपनी मांगों को उठा सकते हैं। नए राज्यों के गठन के पीछे यह भी तर्क दिया जाता है कि अमेरिका, जहां की जनसंख्या लगभग 33 करोड़ है किंतु 50 राज्य हैं,
अमेरिका में भी भारत की तरह लोकतांत्रिक और संघात्मक व्यवस्था प्रचलित है। अमेरिका में भारत की तरह लोकतांत्रिक और संघात्मक व्यवस्था है। अतः स्पष्ट होता है कि अधिक छोटे राज्यों के गठन के से संघात्मक व्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक छोटे राज्य अधिक तीव्र विकास में संघात्मक सिद्ध होंगे। वही भारत की जनसंख्या लगभग 135 करोड़ है, किंतु 28 राज्य ही हैं। यहाँ 135 करोड़ है जनसंख्या, लेकिन 28 राज्य है। वहाँ 33 करोड़ जनसंख्या है, लेकिन 50 राज्य हैं। अतः अपेक्षाकृत बड़े राज्यों के कारण विकास संबंधी गतिविधियों का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता है और न ही वंचित व्यक्ति को सरलता से लक्षित किया जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में गरीबी, भुखमरी या शिक्षा जैसे मुद्दों से निपटने के लिए भारत में छोटे राज्यों का गठन करना अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। छोटे राज्यों का गठन भारत को विकास के पथ पर अग्रसर करने के किस प्रकार सहायक सिद्ध हो सकता है, चर्चा कीजिए। तो छोटे राज्य यदि हो जाएंगे तो वहाँ प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगा, वहाँ मुख्यमंत्री का चुनाव आसानी से हो जाएगा, चलाने में अच्छा होगा। यदि वहाँ सांस्कृतिक कल्चर होगा तो छोटा राज्य में मतलब एक ही तरह के लोग रहेंगे वहाँ, ठीक है। ये सभी स्थितियों के बावजूद वहाँ चलाने में अग्रसर होगा। छोटे राज्य, अब छोटे या नए राज्यों के विपक्ष में तर्क क्या है? तो छोटे राज्यों उन पिछड़े क्षेत्रों में तीव्र आर्थिक गति विकास की गारंटी प्रदान नहीं करती है जिसके पास अनावश्यक सामग्री एवं मानव संसाधन नहीं है। छोटे राज्यों के पिछले अनुभवों से ज्ञात होता है कि केवल राज्य का छोटा आकार बेहतर विकास के लिए कोई गारंटी प्रदान नहीं करता है। उदाहरण के लिए मानव विकास सूचकांक में उत्तराखंड निरंतर निचले स्थान पर रहा है। छत्तीसगढ़ में जनजातियों का सबसे बड़ा विस्थापन देखा गया है। झारखंड और भ्रष्टाचार एवं भ्रष्ट प्रशासन से ग्रस्त है। छोटे राज्यों के गठन एवं परिणाम स्वरूप सत्ता में प्रभावशाली समुदाय का प्रभुत्व स्थापित होने की भी संभावना होती है। छोटे या नए राज्यों के विपक्ष में तर्क। विपक्ष में क्या तर्क है? तो छोटे राज्य की मांग उन पिछड़े क्षेत्रों में तीव्र आर्थिक विकास की गारंटी प्रदान नहीं करता है जिनके पास आवश्यकता संबंधी मानव संसाधन नहीं है। छोटे राज्यों के पिछड़े अनुभवों से ज्ञात होता है कि केवल राज्य का छोटा सा आकार बेहतर विकास के लिए कोई गारंटी प्रदान नहीं करता है। उदाहरण क्या है? उदाहरण के लिए मानव विकास सूचकांक में उत्तराखंड निरंतर निचले स्थान पर रहा है। यदि देखिए तो मानव विकास के अंतर उत्तराखंड जो है सबसे निचले स्तर पर रहा है। छत्तीसगढ़ में जनजातियों का सबसे बड़ा विस्थापन देखा गया अलग अलग। झारखंड भ्रष्टाचार एवं भ्रष्ट प्रशासन से ग्रस्त है। अब बताइए, झारखंड इतना भ्रष्टाचार यहाँ है कहना ही नहीं है, ठीक है। छोटे राज्यों के वही भ्रष्ट करप्ट से हम लोग आते हैं, बताइए कितनी अच्छी बात है, खुशी मनाओ, हंसो। छोटे राज्यों के गठन के परिणाम स्वरूप सत्ता में प्रभावशाली समुदाय का प्रभुत्व स्थापित होने की भी संभावना होती है। यानी छोटे राज्य हो गया तो कोई सत्ता दल प्रभावी दल है तो उसका हो जाता है कि प्रभावी दल हो गया। अभी देखिए उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड ये सब तो छोटा ही राज्य है, अलग ही हुआ है, जल्दी में हुआ है, क्या कर लिया? तो अलग करने का कोई ये नहीं है। इस प्रकार के राज्यों में उग्र क्षेत्रवाद की भी भावना का विकास हो सकता है। इससे प्रवासियों के लिए भय का माहौल उत्पन्न होगा। छोटे राज्यों में अपर्याप्त संसाधन तथा वित्तीय स्रोतों के साथ ही तकनीकी विकास न होने के कारण केंद्र सरकार इन पर निर्भरता बढ़ जाती है। फलस्वरूप पुनः केंद्र एवं राज्यों के मध्य तनाव उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। राज्य विधानमंडल के छोटे आकार के कारण सत्तारूढ़ दल गठबंधन का बहुत कमजोर बना रहेगा। यदि राज्य विधानमंडल है, छोटे आकार के कारण सत्तारूढ़ दल या सत्तारूढ़ गठबंधन का बहुत कमजोर बना रहेगा, जिससे राज्य में कुछ नकारात्मक राजनीतियाँ परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है। यानी गठबंधन भी है तो उतना मजबूत नहीं होगा, तो एक तरह से कमजोर ही रहेगा। दो इधर चले गए, काम खत्म, खेला खत्म, सीएम दूसरा बनेंगे। झारखंड इसका एक उपयुक्त उदाहरण है। झारखंड को देख ही लीजिए, जहाँ यह देखा गया है कि एक स्वतंत्र विधायक भी मुख्यमंत्री बनने के लिए विधायकों की संख्या में जोड़ तोड़ कर सकता है। मधुकोड़ा को देखिए। छोटे राज्यों के गठन से वित्तीय संसाधनों पर दबाव उत्पन्न होगा, क्योंकि नई राजधानियां
निर्माण और मुख्यमंत्री, मंत्रियों और प्रशासकों की बढ़ती संख्याएं में बनाए रखने के लिए भारी धनराशि की आवश्यकता होगी। छोटे राज्यों के गठन से भारत में राज्यों की संख्या निश्चित तौर पर अधिक हो जाएगी। इससे केंद्र के समक्ष एकीकरण एवं नियंत्रण संबंधी चुनौतियां उत्पन्न होगी। साथ ही सहकारी संघवाद को व्यवहार में लाना भी अधिक जटिल हो जाएगा। छोटे राज्यों के गठन से विभिन्न राज्यों के मध्य नदी जल सीमा तथा संसाधनों के आवंटन संबंधी विवाद उत्पन्न होंगे। पिछले अनुभव दर्शाते हैं कि स्वतंत्रता के बाद से ही राज्यों के बीच विशेषकर नदी जल के आवंटन के संबंध में ऐसे विवाद उत्पन्न हुए हैं जिनके दशकों के बाद भी समाधान नहीं हो पाया है। छोटे राज्यों के गठन के बाद भी प्रशासनिक सुविधाओं का तर्क भी निराधार है। वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में क्रांति के फलस्वरूप एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना अत्यंत सरल हो गया है। बड़े राज्यों की प्रभावी ढंग से प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की जा सकती है तथा संपर्क स्थापित किया जा सकता है। यानी बड़े राज्य भी प्रभावी ढंग से प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित किया जा सकता है। यानी बड़े राज्य हैं तो भी चला सकते हैं। जैसे यूपी को देखिए, इतना बड़ा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तथा संपर्क स्थापित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए वर्तमान में कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन में केंद्र ने राज्यों तथा राज्य के अपने प्रशासनिक पदाधिकारियों से ऑनलाइन संपर्क स्थापित कर सफलता नीतियों लागू किया। अब देखिए, उदाहरण के लिए आप देखना चाहते हैं कि संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो कोरोना में देखिए पूरे राज्य में, पूरे देश में एक साथ मीटिंग मोदी जी बैठा है ना जी, उससे भी है। व्यवस्था टेक्निकल का हो गया। अब टेक्निकल का हो गया तो छोटे राज्य करना आवश्यकता थोड़ी है, उसमें खर्च बढ़ेगा, बोझ बढ़ेगा, हर एक चीज़ बढ़ेगा। इसके अलावा यह कहना भी गलत है कि छोटे राज्यों में अपराधों पर अंकुश लगाना सरल होगा। पंजाब जैसे छोटे राज्य में 1984 में उत्पन्न परिस्थितियों इसका सटीक उदाहरण है, जिन पर नियंत्रण पाने के लिए केंद्र सरकार को विवश होना, सेना का सहारा लेना पड़ा। वस्तुतः आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण प्रशासनिक दक्षता एवं राजनीतिक दक्षता दृढ़ता पर निर्भर करता है। गोवा, पंजाब जैसे छोटे राज्य वर्तमान में मादक पदार्थों के बढ़ते अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने में असफल रहे हैं। यानी गोवा देखिए, पंजाब देखिए, उनमें क्या है, मादक पदार्थ इतना बढ़ते जा रहे हैं अवैध व्यापार कि उस पर अंकुश लगाना असफल हो गया है। वो भी तो, गोवा तो छोटा ही राज्य है, लगाइए। पंजाब तो छोटा ही राज्य है, देखिए। यदि गहराई से विश्लेषण किया जाए तो स्पष्ट होता है कि छोटे राज्यों की मांग मुख्यतः संकीर्ण राजनीतिक हितों से प्रेरित रही है, जिसे प्रशासनिक सुविधा विकास जैसे कारण आवरण से प्रस्तुत किया जाता है। यानी एक गहराई से विश्लेषण किया जाए तो आपको क्या पता चलेगा कि वहाँ के जो भी राजनीतिक दल है अपने सीएम बनने के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने लालच के लिए वो लोग ऐसा करते हैं। जैसे हम लोग को देख लीजिए, शिबू सोरेन अलग करवाए, वही सीएम बने, बाबूलाल मरांडी, आखिर वर्मा तो ही। अमेरिका में राजनीतिक परिपक्वता का स्तर उच्च है। साथ ही अमेरिका तकनीकी दृष्टिकोण से भी संपन्न है, जहां विभिन्न राज्यों के बीच प्रशासनिक संपर्क का तालमेल स्थापित करना सरल है। इसके अलावा अमेरिका विकास के दृष्टिकोण से उच्च स्तर पर जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है। इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि छोटे राज्यों का गठन होने के बाद इस प्रकार की मांग की प्रवृत्ति पर अंकुश लग जाएगा। भविष्य में छोटे राज्यों के गठन की मांग भारतीय राज्य संघ से अलग होने की मांग का रूप भी धारण कर सकती है। उदाहरण के लिए पंजाब में खालिस्तान, तमिलनाडु में मद्रास, असम में मिंजो तथा कश्मीर इत्यादि भारतीय संघ से अलग करने की मांग की जाती रही है। यानी उदाहरण के लिए देखिए तो पाकिस्तान में जो खालिस्तान है वो कहता है कि हमको अलग कर दीजिए। तमिलनाडु में मद्रास है, उसको वो कहता है मद्रासी कि हमको अलग कर दीजिए। असम में मिंजो जनजाति हैं, वो बोलते हैं कि हमको अलग कर दीजिए। कश्मीर इत्यादि में भारतीय संघ का अलग अलग करने की मांग की जाती रही है। इससे भारत की एकता की ही संघीय व्यवस्था पर संकट उत्पन्न हो जाएगी। राज्य का छोटा आकार विकास की कुंजी नहीं है। राज्य का छोटा आकार विकास की कुंजी नहीं है। विश्लेषण कीजिए, इसलिए विकास की कुंजी नहीं है क्योंकि छोटा राज्य होगा तो राज्य जैसे जैसे बढ़ते जाएगा तो सीएम का हर एक वहाँ कैपिटल वगैरह बनेंगे, वो सब का बोझ बढ़ते जाएगा। जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसका बोझ बढ़ते जाएगा। ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं छोटा राज्य विकास हो ही जाता तो गोवा को देख लीजिए, पंजाब को देख लीजिए। गोवा, पंजाब में आपको शराब की पाबंदी लगाना बहुत ही कष्ट है। छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया। अब इसमें देखिए झारखंड इतना भ्रष्ट राज्य है,
कह नहीं सकते हैं कितना भ्रष्ट है। अनेक राज्य सरकारें बेहतर प्रशासन के लिए भौगोलिक प्रशासन इकाइयां जैसे जनपद यानी डिस्ट्रिक्ट, तालुका यानी ब्लॉक में विभाजित कर देती है। उक्त कथन के आलोक में क्या यह भी उचित कहा जा सकता है कि अधिक संख्या में छोटे राज्य स्तर पर प्रभावी प्रशासन देंगे? विवेचना कीजिए 2013 जीएस पेपर 2 विश्लेषण कीजिए। प्रारंभ में नए राज्यों की मांग का आधार भाषाई आधार के कारक थे, किंतु वर्तमान में नए राज्यों की मांग में भाषाई आधार के बजाय आर्थिक असंतुलन, पिछड़ापन इत्यादि कारकों के आधार पर की जाने लगी है। नए राज्यों की मांग का प्रमुख कारण है केंद्र राज्य मध्य संबंधों में तनाव एवं संकीर्ण राजनीतिक मानसिकता। राजनीतिक दलों द्वारा इस प्रकार की मांगों को महत्व प्रदान किया जाता है, अतः राज्यों के संबंध में संविधान प्रदान किया गया है। अतः केंद्र के राज्यों के संविधान प्रदान अधिकारों एवं शक्तियों का प्रयोग करना पर्याप्त अवसर देना चाहिए। राज्यों के कार्यों के अनावश्यक हस्तक्षेप की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। साथ ही राजनीतिक दलों को देश की एकता एवं अखंडता के साथ ही संविधान की मूल भावना का भी ध्यान में रखना चाहिए। ये विश्लेषण है। प्रशासनिक सुविधा, विकास, सुशासन इत्यादि ऐसे विषय जिनका राज्यों के आकार में कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। प्रस्तुतः इस प्रकार विषय राजनीतिक इच्छा शक्ति एवं प्रशासनिक क्षमता पर निर्भर करते हैं। अतः राज्य सरकारों को अपने संसाधनों का उचित प्रबंधन सुनिश्चित एवं अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक नीतियां बनाना चाहिए, जिसे राज्य के सभी क्षेत्रों में आकांक्षाओं को ध्यान में रखी जानी चाहिए। साथ ही केंद्र सरकार भी संकीर्ण राजनीति के ऊपर उठकर राष्ट्रहित तथा विकास के संबंध में राज्यों के हित सहकारी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। केंद्र द्वारा संसाधनों एवं वित्त का आवंटन करते समय प्रत्येक राज्य के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। इसके अलावा जनता को ही विशेषकर शिक्षित युवा वर्ग के लिए राज्य गठन की मांग निहित कारकों के पहचानने का प्रयास करना चाहिए। किसी राजनीतिक दल के प्रति निष्ठा रखने के कारण ही उस दल की प्रत्येक मांग का समर्थन नहीं करना चाहिए। इस संबंध में राजनीतिक दलों की कार्यपद्धति को राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता, संविधान की मूल भावना तथा विकास जैसे कारकों की एक कसौटी पर रखना चाहिए। सुझाव क्या है? केंद्र तथा राज्य सरकारों की इस नीतियों इस प्रकार होनी चाहिए जिससे सभी क्षेत्रों में संतुलन विकास संभव हो सके। यानी केंद्र और राज्य को इस संतुलन इस प्रकार बनाए रखना चाहिए कि ये सबका विकास संभव हो सके। विभिन्न क्षेत्रों में विकास के बीच अंतर न्यूनतम होगा। सभी क्षेत्रों में समान आर्थिक सुविधाएं तथा संसाधन उपलब्ध कराए जाने से, ताकि एक ही राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में के बीच अनावश्यक प्रतिस्पर्धा एवं तनाव उत्पन्न न हो। जहाँ तक संभव है व्यवहारिक हो सके। केंद्रीय तथा राज्य विधानमंडल में सभी क्षेत्रों में नेताओं के संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए। भाषा तथा संबंधी त्वरित समाधान करना चाहिए। इस हेतु केंद्रीय एवं राज्य दोनों स्तर पर संस्थागत तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। इसके अलावा इस प्रकार के मुद्दों पर अनावश्यक तनाव उत्पन्न करने वाले विखंडनकारी तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इसके अलावा त्रिभाषा फॉर्मूले को लागू किया जाना चाहिए, जिसमें हिंदी तथा अंग्रेजी के अलावा क्षेत्रीय भाषा को भी पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए। भाषा का प्रसार इस प्रकार किया जाना चाहिए कि विभिन्न क्षेत्र स्वतः ही एक संपर्क भाषा पर सहमत हो जाए। विभिन्न क्षेत्रों में के मध्य सांस्कृतिक समरसता विकसित करने की भी प्रयास किया जाना चाहिए, ताकि एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र के प्रति अधिक संवेदनशील एवं सहनशीलता की भी भावना विकसित कर सकें। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र तथा राज्यों एवं विभिन्न राज्यों के बीच विवादों के समाधान एवं संबंधों सुधार हेतु गठित अंतर्राज्यीय परिषद की नियमित बैठकें होनी चाहिए। इनके बैठकों के लिए नए राज्यों के गठन की मांग के संबंध में संकीर्ण राजनीतिक मानसिकता से ऊपर उठकर व्यापक विमर्श होना चाहिए। साथ ही परिषद में विशेषज्ञों सदस्यों की भी शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में एक उच्च स्तरीय आयोग का गठन किया जाना चाहिए, ताकि जिसमें सभी राज्यों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो। आयोग द्वारा निष्पक्ष एवं तार्किक रूप से देश की अखंडता एवं राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए छोटे राज्यों के गठन के संबंध में गहन विश्लेषण कर अपनी सिफारिशें देनी चाहिए। इसके अलावा भारतीय संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों को इस प्रकार पुनर्निर्धारित किया जाना चाहिए जिससे राज्य एक मजबूत एवं सशक्त केंद्र की आवश्यकता समझे। साथ ही केंद्र भी राज्यों के संविधान द्वारा उन्हें प्रदत्त अधिकारों एवं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अनावश्यक हस्तक्षेप की प्रवृत्ति को न अपनाएं। इसके अलावा सबसे अधिक अनावश्यक भारत की दलीय व्यवस्था में सुधारों की है। राजनीतिक दलों की कार्य प्रणाली को अधिक पारदर्शिता एवं संविधान अनुकूल बनाने के लिए
कानूनी एवं संस्थागत प्रयास करने चाहिए। राजनीतिक दलों को इस बात से समझना चाहिए कि संघीय व्यवस्था भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषता है जिसे नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन एवं देशी रियासतों के एकीकरण जैसे ऐतिहासिक प्रसंगों से भी शिक्षा की प्रेरणा लेनी चाहिए। यानी साथ ही राष्ट्रवादी आंदोलन, देशी रियासत की एकीकरण एवं ऐतिहासिक प्रसंगों से भी शिक्षा की प्रेरणा लेनी चाहिए। भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा राज्यों के पुनर्गठन की मांग हाथी के दांत वाली कहावत है, चरितार्थ कीजिए। यानी भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा राज्य के पुनर्गठन की मांग हाथी के दांत है, कहावत कीजिए। यानी हाथी के दांत जो होता है ना, दिखाने के लिए और खाने के लिए कुछ और, वही है। ये हुआ नए राज्य के संबंध में तर्क खत्म। अब आते हैं दूसरा